हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने 500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज को बरकरार करते हुए आज क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखो, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको लोकसभा में क्या हो, विश्वास मत हो अर्थात बहुमत हो। विश्वास मत का अर्थ लें कि लोकसभा में 272 प्लस क्या होनी चाहिए, उसके पास सीट होनी चाहिए। परंतु एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे भी बने हैं, वैसे तो कई बने प्रधानमंत्री, परंतु विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति, ऐसा काम आपको पता है कौन कर सकते हैं? तो चौधरी लोग कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? चौधरी चरण सिंह। देखो घटना क्या घटी थी। 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। और मोरारजी देसाई देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दो क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। एक दिन क्या होता है, चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से मिल लेता है और इंदिरा गांधी कह देती है कि क्यों आप मोरारजी देसाई के पीछे पड़े हो, खुद की सरकार बनाई है और खुद देश के क्या बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। चौधरी चरण सिंह है जो इंदिरा गांधी के बहकावे में आ गया और इंदिरा गांधी के बहकावे में आने के बाद वो मोरारजी देसाई से अपना क्या ले लेता है, समर्थन वापस ले लेता है, खुद प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बात समझ में आती है कि इंदिरा गांधी ने मेरे साथ 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 साफ साफ क्या किया है, धोखा किया है। सुनाई होगा सरपंच चुनाव में कि दर्द तो उनका नहीं जो खुलकर विरोध में थे, दर्द उनका नहीं जो खुलकर विरोध में थे, दर्द उनका है जो साथ होकर भी भीतर घात कर रहे थे, साथ होकर ही भीतर घात कर रहे थे। तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सोचते हैं कि इंदिरा गांधी ने मेरे साथ 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 साफ साफ क्या किया है, धोखा किया गया है और इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। तो विश्वास मत या बहुमत नहीं होने पर भी देश के प्रधानमंत्री कौन बने, चौधरी चरण सिंह। मतलब चौधरी लोगों का समर्थन हो कि न हो, एक खूटो रोप ही दे तो रोप ही दे, बिन कोई हला कौन सके फिर। तो पहला क्वेश्चन आपका आज का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? एसएससी एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? एसएससी एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो अभी बताई थी कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के साथ कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह क्या करते हैं, अपना बहुमत है जो या अपना समर्थन है वो वापस ले लेते हैं और मोरारजी देसाई के खिलाफ क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो मोरारजी देसाई। देखो दो बातें होती है, एक विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और एक अविश्वास होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है। विश्वास प्रस्ताव शक्ति प्रदर्शन के लिए लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटाने को लेकर लाया जाता है। तो मोरारजी देसाई देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? देखो संसद सत्र पार्लियामेंट सेशन की बात की गई कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जो पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित न होने पर ही क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। कि वो संसद सत्र या पार्लियामेंट के सेशन में उपस्थिति नहीं हो, पहले अपना त्यागपत्र दे दिया। सुना ही होगा आपने, वो गोबर फेंकने के बहाने
वो गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी हमसे, गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी हमसे, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच दी। तो क्वेश्चन देखिएगा संसद 70। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पार्लियामेंट सेशन की बात की गई है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, इसका आंसर भी चौधरी चरण सिंह होगा। चौधरी चरण सिंह क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि लोकसभा में क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, तो वो लोकसभा ही नहीं गए, अर्थात पार्लियामेंट के सेशन में ही नहीं गए। उनको पता था कि यदि पार्लियामेंट के सेशन में जाएंगे, 70 में जाएंगे, तो बहुमत क्या करना पड़ेगा? पेश, और वो हमारे पास है नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया? संसद 70 में नहीं गए। जब नौबत आ ही गई पूरी, तो उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब ध्यान रखना कुछ गाइडें यहां से देती है कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में नहीं गए या संसद 70 में नहीं गए तो चौधरी चरण सिंह, परंतु ध्यान रखना चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लोकसभा में भी गए हैं और संसद 70 में भी गए, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं गए थे, संसद 70 में नहीं गए थे। तो चौधरी चरण सिंह की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताएं कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, तो बताएं देखें कौन है जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा मेनन, गुलजारी लाल नंदा के कामराज। तो भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्यकारी प्रधानमंत्री बोल सकता है या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोल सकता है, तो बताएं देखिए कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे या कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं बता देता हूं, भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं गुलजारी लाल नंदा जो भारत के क्या बनते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, भारत के कितने व्यक्ति अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो एक व्यक्ति भारत का क्या बना है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। वो भी कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। एक ही व्यक्ति, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 बार कार्य। गुलजारी लाल नंदा एक ही व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते। एक बार तो वो बनते हैं 27 मई 1964 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? गुलजारी लाल नंदा। और दूसरी हुई थी 11 जनवरी 1966 को, जब लाल बहादुर शास्त्री की पद पर रहते हुए ताशकंद में मृत्यु हुई थी, तो भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री। आज तक एक ही व्यक्ति भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना है, गुलजारी लाल नंदा बना है। कितनी बार बना है? 2 बार। कब? 1964 और 1966। अब यहां से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है क्या? कार्यकारी जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है क्या? तो नहीं किया गया है, ध्यान रखना। और गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और इनकी समाधि किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी समाधि है नारायण घाट। किस नाम से जाना जाते हैं? नारायण घाट के नाम से जानी जाती है। कुल मिलाकर यह है कि गुलजारी लाल नंदा तो इसी इंतजार में थे कब कौन मरे और मैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनूं। और इनके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहती है, प्रधानमंत्री पद छोड़ने की बात भी ही नहीं करती है। क्या बात समझ में? प्रधानमंत्री पद छोड़ने की बात ही नहीं करती, लास्ट में गोली मारकर हत्या की जाती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। भाई सबसे कम एज के प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? भाई देखो, कई आपके साथ वाले पढ़े हैं, बापू की मौत हो गई, बेटा नौकरी लग गया, तो वो आपसे नौकरी जल्दी लगता है। 18 वर्ष का होते क्या लग जाता है, नौकरी लग जाता है। कई बार जैसे रोडवेज में, बिजली विभाग में, रेलवे में, आर्मी में कुछ शहीद होते हैं, तो ऐसा प्रावधान किया जाता है कि जैसे ही मौत होती है तो उसको क्या दे दी जाती है, 18 वर्ष का होते ही उसके बालक को नौकरी दे दी जाती है। तो सेम कहानी यहाँ है। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी। और जैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई तो इंदिरा गांधी का जो पुत्र था राजीव गांधी, उसको क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। और राजीव गांधी सबसे कम आयु के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1984 में मृत्यु होती है, तो 1984 में इन्हें क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता। कब बना दिया जाता है? 1984 में। और राजीव गांधी का जन्म कब है? तो 20 अगस्त 1944 को इनका क्या था? जन्मदिन था। और 44 में 84 कितने बच्चे? 40 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर भी थे। क्या थे? सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्हें 413 सीट मिली थी लोकसभा में, लगभग 400 से अधिक सीट, और 50% क्या मिले थे? वोट मिले थे। इस कारण ये सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी है। मतलब कुल मिलाकर आप समझ गए, मनोरंजन के पापा है ये, ठीक है। और मनोरंजन कुंवारा बेटा है, राहुल गांधी जी कुंवारे बेटे हैं युवा के चक्कर में। अरे युवा तो रही जाएगा, शादीशुदा तो कर ले, इटली जाया एक बार ननियाल घर बस जाए तेरा। देखो अनुष्का का बस गया इटली जाते ही, रणवीर सिंह का बस गया, तो आपका भी बस ले। तो राजीव गांधी देश के क्या थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और इनकी समाधि किस नाम से? वीर भूमि के नाम से जाना जाता। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बहुत सोचनीय क्वेश्चन है, बहुत डीपली क्वेश्चन है, कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम बता देता हूं, विश्व प्रताप सिंह। और अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताएं देखिए, पूर्णतः ध्यान रखना, एक तो आता है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, एक तो आता है केवल गैर कांग्रेसी, और एक शब्द दे दिया जाता है पूर्णतः गैर कांग्रेसी। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पूर्णतः गैर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी में अंतर है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो कौन बने थे भाई? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? आंसर क्या होगा? तो बता देता हूं इनकी कंडीशन आपको, देखो मैं बता देता हूं। मोरारजी देसाई आंसर दे दिया आपने, लगभग का गलत यार है। कल वाली क्लास में भी लगभग के आंसर क्या थे? गलत ही थे, ध्यान रखना। थोड़ी सी मेहनत करे भाई, एग्जाम नजदीक है। या लावण्या आईपीएल में लाग रहा हो, चुनाव पूरा हुआ है, लावण्या भी पूरी हुई है, आईपीएल खत्म उसी दूसरा आईपीएल आती है, तो यही चालना है, ड्रीम 11 ये चालन है, पर पढ़ भी लिया करो ना। तो देखो मैं बता देता हूं, पहले तो इन चारों की पार्टी बता देता हूं। मोरारजी देसाई किस पार्टी से बने? जनता दल से प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह किससे बने थे? लोक दल से प्रधानमंत्री। और विश्व प्रताप सिंह किससे बने? जन मोर्चा या राष्ट्रीय जन मोर्चा। और अटल बिहारी वाजपेयी किससे बने थे? तो ये जानते हो आप, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखो चारों के चारों दल गैर कांग्रेसी है। ये प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 में। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 79 में। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 1989।
और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 1996। 1996 में वैसे 13 दिन के लिए थे, उसके बाद 1998-99 में प्रधानमंत्री बनते हैं। चारों गैर कांग्रेसी है, चारों का समय बता दिया, परंतु यहां शब्द लिख दिया अगला। अब देखो, यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो कौन? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी, केवल किसकी बात की जा रही है? गैर कांग्रेसी शब्द की बात की जा रही है, तो कौन? मोरारजी देसाई। और यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? पूर्णतः की बात ज्वाइंट में कर ली जाए तो आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों? मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जनता दल। चौधरी चरण सिंह पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद लोकदल। वीपी सिंह राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे, उसके बाद जन मोर्चा। और अटल बिहारी वाजपेयी कभी कांग्रेस में नहीं गए। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? तो मोरारजी देसाई। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति में भी सेम क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधान राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां गैर कांग्रेसी और पूर्णतः गैर कांग्रेसी, केवल गैर कांग्रेस की बात करें मोरारजी देसाई, और पूर्णतः गैर कांग्रेसी की बात करें तो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। आरआरबी एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2004 में क्यों पूछा गया था ये भी बात करेंगे। तो बताएं, देखिए आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। तो देखो 2004 में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्या होगा आंसर? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर कब बनते हैं? तो 2004 में बनते हैं। आई बात समझ में? और 2004 में मनमोहन सिंह बनते हैं तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ये प्रधानमंत्री वो है जो बिना बोले 10 साल तक सरकार चला देते हैं। एक प्रधानमंत्री है जो बोले जाते हैं पर सरकार चल रही है। तो मनमोहन सिंह देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा सकता है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। जैसे एक बार संसद में चर्चा चल रही थी, तो सुषमा स्वराज जो अभी चले गए इस दुनिया से, तो वो संसद की चर्चा में बोल देती है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। तो मनमोहन सिंह रिप्लाई में क्या कहता है? मनमोहन सिंह रिप्लाई में कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, नहीं तो ऐसे ही कोई बेवफा कैसे हो सकता है, ऐसे ही कोई कैसे बेवफा हो सकता है। तो ये मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट थे। मनमोहन सिंह साइलेंट मोड में रहते थे, टैलेंट की कमी नहीं थी इनके पास। और मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक देश के क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर रहे। और राज्यसभा सदस्य कहाँ से थे? असम से क्या थे? राज्यसभा सदस्य रहते, प्रधानमंत्री बने थे। और वर्तमान में, यहां से वर्तमान का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। वर्तमान में मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं? तो आपणु रंगीलो राजस्थान। वर्तमान में कहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं? तो हमारा राजस्थान सो का ही है राज्यसभा सदस्य है। और राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए कोई व्यक्ति कहीं से भी क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तो भारत के प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर कौन? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? देखो, दो प्रस्ताव होते हैं, एक विश्वास होता है और एक क्या होता है?
अविश्वास होता है। एक क्या होता है, विश्वास होता है, और एक क्या होता है, अविश्वास। तो सबसे लंबी बहस लोकसभा में किस प्रधानमंत्री की विश्वास प्रस्ताव को लेकर चली? बताएं, देखिए आंसर क्या होगा। तो सबसे लंबी बहस है अटल बिहारी वाजपेयी की चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार बहस चलती है विश्वास प्रस्ताव को लेकर। एक बार 1996 में चली थी और एक बार 1999 में चली थी। और 1999 की लोकसभा की बहस थी वो सबसे लंबी थी। और इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कितने वोट से गिर गई? 1 वोट से गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 में 13 दिन, 1998-99 में 13 माह, और उसके बाद 5 साल से थोड़े कम ही थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की विश्वास प्रस्ताव के दौरान कितने वोटों से सरकार गिर गई? 1 मत से क्या गिर गई? सरकार गिर गई। तभी तो कहते हैं ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही कहावत है। 1 वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की क्या चली गई? कुर्सी। सीपी जोशी की मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। विधायक भी हार गए थे 1 वोट से। और सरपंचों में देखो, एक जगह का आ रहा है 732, 31, 30 और 28, एक मत से 4 उम्मीदवार कंपटीशन में थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1 मत से क्या गिर गई? इनकी सरकार गिर गई। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? देखो, अविश्वास, एक तो विश्वास होता है, एक अविश्वास। पहली बात बता देता हूं कि अविश्वास की बात करें चाहे विश्वास की बात करें, लाया कहां जाता है विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में। भाई सीधी सी बात है, लोकतंत्र में लाए जाते हैं। राजतंत्र में कोई विश्वास अविश्वास हो सकता है ना। लोकतंत्र में विश्वास भी होता है, अविश्वास। पहले धीरे धीरे विश्वास होता है, फिर फोन बिजी आता है, अविश्वास होता है, सुना होगा। तो सर्वाधिक बार की बात की गई है। पहली बात बता देता है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव शक्ति प्रदर्शन के लिए जाता है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। आज तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं? 26 बार। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब? तो 1963 में। और 1963 में देश के प्रधानमंत्री कौन? चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू के खिलाफ जेपी कृपलानी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेपी कृपलानी द्वारा लाया गया था। परंतु क्या होता है, पास नहीं होता है। और 26वीं बार कब लाया गया? तो 2019 में। और मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना के द्वारा, टीडीपी द्वारा लाया गया था। अब यह क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बार किसके खिलाफ? तो देखो 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। 3 पुरुष है और एक क्या है? महिला प्रधानमंत्री। ये अविश्वास वाला काम महिलाएं ज्यादा करती है कि पुरुष ज्यादा करते हैं? कौन करते हैं? तो सीधी सी बात है, अविश्वास धोखा कहां होता है? यही होता है। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी खिलाफ लाया गया। कितनी बार? 15 बार। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ कितनी बार? 3 बार लाया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ भी कितनी बार लाया गया था? 3 बार। और मोदी जी के खिलाफ कितनी बार लाया गया है? अब तक 1 बार लाया गया है। तो ये थी किसकी बात? विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? देखो, चाहे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हो चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं भाई? 12। और किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? 81 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य, जिनका संबंध किससे होता है? कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होते हैं।
आई क्या बात समझ में? कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और लोकसभा में भी उन्होंने सदस्य होते थे कितने? तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट का जो नॉमिनेट मेंबर है, पार्लियामेंट का जो नॉमिनेट मेंबर है, जो मनोनीत सदस्य है, वो मंत्री परिषद का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। केंद्र सरकार में मिनिस्टर बन सकता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट के नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं, वो नॉमिनेट मेंबर आज तक कितने नॉमिनेट मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन चुके हैं? तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट का कोई भी नॉमिनेट मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या नहीं बना है? मिनिस्टर नहीं बना है, मंत्री नहीं बना है। बन तो सकते हैं, बनने की बात की जाए तो हाँ, पर बने कितने हैं? आज तक कोई भी नहीं बना। नंबर कितना? 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें, बताएं, देखें आंसर क्या होगा। एसएससी एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर न होने पर भी, संसद का सदस्य न होने पर भी, संसद का सदस्य न होने पर भी केंद्र सरकार में कितने दिन के लिए मंत्री बन सकता है? कितने दिन के लिए मंत्री बन सकता है? तो बताएंगे कि आंसर क्या होगा। भाई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और फिर भी क्या है? मंत्री। कोई व्यक्ति, आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य, संसद में सदन कितने? 2, लोकसभा व राज्यसभा। सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक, अवधि का अर्थ होता है समय तक, मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। कोई व्यक्ति यदि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, न ही वो लोकसभा का सदस्य है और न ही वो राज्यसभा का सदस्य है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में उसे मिनिस्टर बना दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है। आई बात समझ? कोई भी व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उसे केंद्र सरकार में मिनिस्टर बना दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है, तो वहां प्रावधान किया गया है कि यदि वो संसद सदस्य नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर क्या लेनी होगी? पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी होगी, संसद की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो लोकसभा से सदस्यता लें, चाहे वो राज्यसभा से क्या लें? सदस्यता लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 माह। 6 माह से अधिक समय तक वो बिना संसद सदस्य रहते हुए मंत्री नहीं बन सकता है, मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंत्री परिषद में निम्न से कौन शामिल नहीं रहता है? देखो, जो मंत्री परिषद है, जिसके आकार की बात की गई है, मंत्री परिषद के शेप की बात की गई है। मंत्री परिषद के आकार में कैबिनेट मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आते हैं, केवल राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं। ये सभी किसके आकार में है? मंत्री परिषद में। और यदि हम क्वेश्चन दे दिया जाता कि मंत्रिमंडल में आते हैं, तो मंत्रिमंडल में केवल कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और उप मंत्री सब आते हैं। संसदीय सचिव, पार्लियामेंट सेक्रेटरी की बात की गई। ध्यान रखना, संसदीय सचिव है जो मंत्री परिषद में नहीं आता है। देखो, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान किया गया था, मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया? निश्चित किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक व्यक्तियों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब जब संसदीय सचिव, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाए जाते हैं, तो ये काउंट किए जाते हैं 15% के अंदर। जबकि संसदीय सचिव आते हैं, ये ध्यान रखना, मंत्री परिषद में नहीं आते, इनको बना दिया जाए तो ये 15% में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो संसदीय सचिव मंत्री परिषद में नहीं आते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात करें, इन्हें दर्जा, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि संसदीय सचिव को, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को जो दर्जा है, जो लेवल है, वो किसके समान होता है? तो इनका दर्जा ध्यान रखना किसके समान होता है? राज्य मंत्री के समान होता है। स्टेट मिनिस्टर के समान क्या होता है? दर्जा होता है। ठीक है, तो संसदीय सचिव किस में नहीं आते हैं? मिनिस्ट्री में नहीं आते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? संसदीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। बताएं, देखें आंसर क्या होगा। भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। आंसर देखो, अंतर्राज्यीय परिषद समिति के नहीं। आपा नौकरशाही गवर्नमेंट जो बड़ा कौन मंत्री बना है? कोई कौन बना? राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, यहां कंपटीशन है। लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य 2014 से लेकर 2019 तक जो मोदी जी की सरकार थी, लगभग कैबिनेट मंत्री राज्यसभा से थे, परंतु उससे पीछे जो भी सरकार थी तो लगभग मंत्री किससे थे? लोकसभा से। और सामान्यतः ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद के अधिकतर मंत्री किससे होते हैं? लोकसभा से। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा से ज्यादा हो, राज्यसभा से ज्यादा हो, परंतु इस प्रकार की यदि क्वेश्चन आपको पूछे जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो इसका आंसर आपको लोकसभा ही देना है ना। ऐसा मत सोचना कि वही राज्यसभा से, वही राज्यसभा से, ऐसा नहीं सोचना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को फिक्स कर लेना कि आंसर क्या होगा? लोकसभा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1997 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो बताएं आंसर। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? मतलब सामूहिक उत्तरदायी की बात की गई है। किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? सामूहिक रूप से किसके? देखो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां वैसे दे रखा है सामूहिक रूप से, यदि यहां दे देता व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, तो आंसर होता राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से देते तो आंसर क्या होता? राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से देखो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, संसद का कोई मतलब नहीं। आंसर क्या होगा? लोकसभा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो मिनिस्ट्री है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। मतलब कोई एक मंत्री गलती करता है तो व्यक्तिगत रूप से गलती करता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, और सामूहिक रूप से यदि मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव लेकर आए, लोकसभा उसका विरोध कर दे, तो वो प्रस्ताव क्या हो जाता है? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है? गिर जाती है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? शून्य, जीरो। ऐसा सुना होगा, एक बार एक स्टूडेंट के पिता कोचिंग में आते बोले मारो टाबर पटवन किया है। तो मैं बता ही देता हूं कि यह मान लो कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार आपके लड़के के लिए ही किया है। आई बात समझ में? तो सेम क्वेश्चन है, शून्य काल का, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। तो बताएं, देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। देखो संसद की जब भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो 11 बजे से होती है। कब से होती है? 11 से बजे से। और 11 से 12 बजे तक का समय किस में आता है? प्रश्न काल में आता है। सॉरी, किस में आता है? प्रश्न काल में आता है। आई बात समझे? और इसके बाद का जो प्रश्न काल के तुरंत बाद क्या आता है?
शून्य काल आता है, सॉरी तुरंत बाद क्या आता है, शून्य काल आता है। प्रश्न काल के तुरंत बाद क्या आता है, शून्य काल। और शून्य काल में क्या होते हैं कि प्रश्न काल में भी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से, तारंकित, अतारंकित और अलग सूचना वाले, और शून्य काल में भी क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से, और मंत्री क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। तो प्रश्न उत्तर शून्य काल में होता क्या है, प्रश्न उत्तर होता है। अब ध्यान रखना, शून्य काल कब, तो प्रश्न काल के तुरंत बाद क्या होता है, शून्य काल होता है। मतलब 12 बजे से क्या होता है, शून्य काल होता है। परंतु ध्यान रखना, कुछ गाइड वाले शून्य काल का टाइम क्या दे देते हैं, निश्चित 30 मिनट है, 1 घंटा है। शून्य मतलब जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, शून्य काल रखा है। तो शून्य काल का समय निश्चित नहीं होता। और शून्य काल की शुरुआत कब की गई, तो 1962 में की गई। और ये शून्य काल का प्रावधान भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की देन है। जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है उसी प्रणाली का क्या है, देन है, इस किसी देश से नहीं लिया गया है। ये नवाचार कहाँ से है, तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है। तो ध्यान रखना, प्रश्न उत्तर। और इसमें क्या होता है, प्रश्न काल में तो क्या होते हैं, प्रश्न मंत्रियों को सूचना देकर पूछे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मंत्रियों को बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई तुरंत की कोई घटना घटी है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात प्रश्न काल की। अब देखो प्रश्न काल के बाद नेक्स्ट, शून्य काल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। पहला क्वेश्चन तो यहां से बता देता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सभी मंत्री परिषद में काउंट होते हैं, संख्या बल से क्या होते हैं, काउंट होते हैं। जैसे राजस्थान में 30 मंत्री अधिकतम बन सकते हैं 15% के हिसाब से, तो उन 30 में मुख्यमंत्री भी क्या होता है, काउंट होता है, शामिल होता है। तो इसने ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि प्रथम मंत्री परिषद में कुल कितने व्यक्ति मंत्री थे, और इसने क्वेश्चन दे दिया कि प्रधानमंत्री सहित, बात एक ही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री या प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री, तो एक ही बात है। तो कितने मंत्री होंगे, 21 × 30 36। तो प्रथम थी तो प्रथम का गुणा था 3 दूनी 6, कितने हो गए, 36 व्यक्तियों को क्या बनाया गया था, मिनिस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद शामिल एकमात्र महिला मंत्री, भारत की फर्स्ट महिला मंत्री कौन थी, महिला विभाग की नहीं, केवल महिला मंत्री, लेडी की बात की जाए तो विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी शर्मा। विजया लक्ष्मी पंडित तो किस में आती, योनो में आती। सुचिता कृपलानी देश की कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और कहां से थी, यूपी की बनी थी। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, सुचिता कृपलानी। देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन, सरोजिनी नायडू। और विजया लक्ष्मी पंडित विदेश से संबंधित है, भारत में इसका कोई ज्यादा संबंध। और प्रथम महिला मंत्री कौन, तो राजकुमारी अमृता कौर। और ये भारत सरकार में प्रथम महिला मंत्री बनती हैं, और कितने वर्षों के लिए बनती है, 10 वर्षों के लिए बनती है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में कितने में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, एक तो कमेंट करके बताएं। देखिए भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और राजस्थान के भी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बताएं। देखिए मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, इसका क्या आंसर आ रहा है। प्रथम की बात तो कर लेते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र के विरोध थे कि मुस्लिम राष्ट्र का गठन नहीं किया जाना चाहिए, खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष यही है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के क्या थे, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे। और बताएं देखिए भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन थे,
अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है नहीं, तो बताएं देखें। स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यूपीएससी एग्जाम 2000 प्रतिरक्षा बोले या केवल क्या बोल सकते हैं, रक्षा मंत्री बोल सकते हैं। तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? कौन है? राफेल पे नींबू देने वाला कौन है भाई? राफेल कहां से लाए गए थे? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में देश के क्या है? रक्षा मंत्री हैं। और पहले कौन थे? बलदेव सिंह थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देश की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। अब यहां से दो क्वेश्चन, जैसे महिला की बात आती है सीधा क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। अब दो क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन? तो निर्मला सीतारमण। और कार्यकारी रक्षा मंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी थी। इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा डिफरेंस, पूर्णकालिक पूछे तो निर्मला सीतारमण और कार्यकारी पूछे तो कौन? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? यहां भी दो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो स्वतंत्र भारत का उठता है, एक गणतंत्र भारत का उठता है। तो बताएं देखें, भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र वाली बात तो सब जानते हैं, परंतु ये बताएं कि भारत गणतंत्र कब हुआ? भारतीय गणतंत्र कब हुआ? तो देखो, स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को। और आर.के. षणमुखम सेठी है, ध्यान रखना। भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम सेठी। और गणतंत्र भारत की बात करें 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर.के. षणमुखम सेठी और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट है जो जॉन मंथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कौन है देखिए, बताएं, आंसर दीजिएगा। तो आर.के. षणमुखम सेठी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? कि इनमें से कौन सा पद है जिसका उल्लेख भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की बात की गई है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की बात है। आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की बात करता है कि भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की बात करता है। जबकि प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख, उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। इसका ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। और यदि प्रधानमंत्री की इच्छा है तो उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और नहीं इच्छा है तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो बताएं देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? देखिए, कमेंट करके बताएं। दो क्वेश्चन है आपसे, जरूर बताएगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? और एक क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? और वर्तमान कानून मंत्री ज्यादा चर्चा में है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, और शत्रुघ्न सिन्हा को हराने वाले व्यक्ति थे, जो सोनाक्षी सिन्हा का नाम सुना होगा आपने, उसके बापू को हराने वाले व्यक्ति वर्तमान में भारत के कानून मंत्री। सोनाक्षी सिन्हा का तो पूरा ध्यान रख ले, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या उठता है वो भी ध्यान। खामोश, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के। आज तक देखना, भारत में
7 ही क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये थे 7 उप प्रधानमंत्री: सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे, जिनके प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब ही क्या रह गए, अधूरे रह गए, प्रधानमंत्री बनने का मौका ही नहीं मिला। तो 7 थे। अब यहां से प्रथम हो गए। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, किस प्राइम मिनिस्टर के शासनकाल में देश में किस प्राइम मिनिस्टर के शासनकाल में देश में 2 उप प्रधानमंत्री थे। तो जो मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय देश के 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। एक का नाम आपको चौधरी चरण सिंह और दूसरा था जगजीवन राम। और एक चौधरी देवीलाल का नाम भी सुना होगा। चौधरी देवीलाल भी क्या बने, देश के उप प्रधानमंत्री, और ये और ज्यादा तेज थे। 2 प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री कौन, तो चौधरी देवीलाल, विश्व प्रताप सिंह और दूसरा था चंद्रशेखर। इन दोनों के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री कौन, तो चौधरी देवीलाल। और मोरारजी देसाई के शासनकाल में कितने उप प्रधानमंत्री, 2, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन। मतलब वो हनुमान बेनीवाल कहता है ना कि राजस्थान के जो किसान नेता है वो दूसरे पद के लिए लड़ते हैं, ये भी दूसरे पद के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। ध्यान रखना, इनका कोई निर्णायक मत नहीं होता, इसका भी नहीं होता। उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा होती तो होता। लोकसभा अध्यक्ष, निर्णायक मत का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया, चर्चा की गई और मतदान किया गया, और मतदान में 200 वोट बराबर रह गए, पक्ष में भी 200 और विपक्ष में भी कितने, 200। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। वो किस तरफ भी 201 कर सकता है, 1 वोट ही दे सकता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा स्पीकर को है, लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, कौन थे भाई, अभी बताया था कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या में कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए। ये देखो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, 10% का फॉर्मेट चलता है कि विपक्ष का बनने के लिए कितने सीट चाहिए, 10% सीट चाहिए। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हैं जो आपके कंप्लीट हैं। और इन क्वेश्चनों में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और थोड़ा सा आप उत्तर देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। उत्तर देते समय आप बहुत से स्टूडेंट क्या हो जाते हो, कंफ्यूजन हो जाते हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।